अभ्यर्थियों ने खुद आरोप लगाया है खान सर पर कि उनके कोचिंग सेंटर से इतना क्वेश्चन मिल रहा है, जिन्होंने एग्जाम दिया वो आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरह की घटना बीपीएससी टीआरई 3 के समय हुई, उसके बाद खान सर पे आरोप लग रहे थे कि भाई कोई संलिप्तता तो नहीं है। जब हम जांच की बात भी करते थे मीडिया के सामने या माइक से वहां मंच पे जब बोलते थे, तो हम 3 डिमांड रखते थे। एक तो पहला कि पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो। दूसरा हमारा डिमांड होता था कि बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई, क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे गया, कोचिंग सेंटर से जो क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो इस सब मामले की जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो, शिक्षा माफिया, उसको जेल भेजा जाए और चेयरमैन को हटाया जाए। तो ये लोग वहां मना करते थे हमको कि नहीं, सिर्फ जांच, सिर्फ जो है री एग्जाम की बात कीजिए, बाकी कोई चीज नहीं की। मेरा कहना है छात्र आंदोलन रहना चाहिए। किसी भी तरह छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण ना हो और ना ही छात्र आंदोलन में राजनीति हो। अगर हमें राजनीति करनी होती छात्र आंदोलन में तो हम भी कर सकते थे। सब नेता के साथ बगल में बैठ के फोटो खिंचाते, वीडियो चलता है सब चैनल पे। यहाँ जैसे कि कुछ शिक्षकों ने किया अपना प्रचार कराने के लिए। अपना जो कोचिंग शिक्षक बीपीएससी का कोचिंग नहीं चलाते हैं, वो बीपीएससी के आंदोलन में इससे पहले कभी किसी आंदोलन में नहीं थे। अभी आके दिखा रहे हैं कि हम स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, कोई यूपी के है, कोई कहीं के है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसमें चल रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में बीते कुछ समय से लगातार बीपीएससी चर्चा में रहा है। 17वीं पीटी परीक्षा जिस तरीके से विवादित रही, फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा, बड़े बड़े आंदोलन हुए, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें दिलचस्पी ली। इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों की मांग वैसे के वैसे ही रह गई और अब कोर्ट क्या फैसला लेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन छात्र नेता दिलीप, जो कि इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, अचानक से ये बीच आंदोलन से गायब हो गए। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि छात्र नेता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है बिहार में और इस पर विस्तार से बातचीत होगी। साथ ही जो बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आई है, उस पर भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत छात्र नेता दिलीप से करेंगे। दिलीप, किस तरीके से ये जो बीपीएससी का आंदोलन हुआ, मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया, लेकिन कई सवाल खड़े हुए कि आखिरकार छात्र नेता दिलीप, जो हमेशा आंदोलन की अगुवाई करते रहे, इस आंदोलन की भी अगुवाई कर रहे थे, अचानक से गायब हो गए। देखिए, हम तो 6 तारीख को भी आंदोलन किए थे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ और गिरफ्तार करके हमें जेल भेजा गया था। 12 दिसंबर को हम जेल से बाहर आए ही थे और 18 दिसंबर से हम आंदोलन में भी थे। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत समझिए एक टेलीग्राम ग्रुप से हुआ था। वहीं से अभ्यर्थी लोग आंदोलन का आह्वान किए, हमने समर्थन किया और हमें भी नहीं पता था कि वो टेलीग्राम किसने बनाया था और कौन उसके ऑनर है, कौन एडमिन है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स का मुद्दा था तो मैंने समर्थन किया था और मैं भी आंदोलन में था। और 19 तारीख, 18 को आंदोलन में थे, 19 को भी हम थे। लेकिन 19 तारीख को कुछ ऐसी बातें हुई जिसके चलते आंदोलन से हमें हटना पड़ा। क्योंकि वहां पे कुछ लोग, जो 4-5 चेहरे आप देखते हैं प्रशांत किशोर जी के साथ, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके आवास पे रहते हैं बार बार, कभी कहीं और रहते हैं। और कुछ लोग उसमें से आरजेडी कार्यालय का, कोई बीजेपी कार्यालय, कोई और नेता के साथ दिखते हैं। तो वो जो 4-5 चेहरे थे वो, और जो कोचिंग शिक्षक लोग थे, वो लोग ये कहने लगे कि खान सर आएंगे तभी परीक्षा रद्द होगी और खान सर नहीं आएंगे तो परीक्षा रद्द नहीं होगी। नेता लोग आएंगे तभी परीक्षा रद्द होगी। जो सब नेता को बुलाते हैं, खान सर को बुलाते हैं। तो हमने कहा, और इन लोग का ये भी कहना था कि खान सर कह रहे हैं कि दिलीप जब तक रहेगा हम आंदोलन में नहीं आएंगे, दिलीप हटेगा आंदोलन से तभी हम आएंगे। और इन लोगों का कहना था और कि खान सर आएंगे तभी एग्जाम कैंसिल होगा, तो इसलिए आप हट जाइए ताकि खान सर आ सके। आपको बोला गया कि आप हट जाइए? बिल्कुल कहा गया। वहां 4-5 जो चेहरे अभी भी नजर आ रहे होंगे, उन लोगों, वो लोग भी थे, उन लोगों ने भी कहा और कोचिंग शिक्षकों ने भी कहा। तो हमने कहा वहां कि भाई, इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पे अभ्यर्थी ही आरोप लगा रहे हैं खान सर पर कि उनके टेस्ट सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन का लेवल उनके लेवल का है और जांच की मांग हो रही है, और फिर आप पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में उनको बुला रहे हैं। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का ये आंदोलन हो रहा है। तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं, तो मैं हट जाऊंगा। या तो मैं वो आएंगे तो मैं नहीं रह सकता, और वो कह रहे हैं कि भाई दिलीप कुमार आएगा तो हम नहीं आएंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि खान सर आएंगे तभी एग्जाम कैंसिल। तो ठीक है, छात्र हित में हम हट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य था एग्जाम कैंसिल हो, शिक्षा माफिया जेल में जाए। और जब हम जांच की बात भी करते थे मीडिया के सामने या माइक से वहां मंच पे जब बोलते थे, तो
तो हम 3 डिमांड रखते थे। एक तो पहला कि पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो। दूसरा हमारा डिमांड होता था कि बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई, क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे गया, कोचिंग सेंटर से जो क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो इस सब मामले की जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो, शिक्षा माफिया, उसको जेल भेजा जाए और चेयरमैन को हटाया जाए। तो ये लोग वहां मना करते थे हमको कि नहीं, सिर्फ जांच, सिर्फ जो है री एग्जाम की बात कीजिए, बाकी कोई चीज नहीं कीजिए। मतलब ये लोग हमको गाइड कर रहे हैं। हम 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं और हमको पता है कि सरकार के आयोग पे कैसे प्रेशर बनाया जाता है, कैसे आंदोलन की रूपरेखा हो, स्वरूप हो, और क्या पॉइंट रखना है कि सरकार पे, आयोग पे प्रेशर हो। 4 बड़ी बड़ी परीक्षा हम रद्द करवा चुके हैं। फिर भी हम कहे चलो भाई, छात्र हित में हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो। अगर इन लोगों का कहना था कि आप हटिएगा तभी खान सर आएंगे तभी एग्जाम कैंसिल हो, तो हम हट गए। और उसके बाद देखिए आप नेता लोग को भी बुलाने जाने लगा, तो उसके बाद फिर हम नहीं जा पाए। और हम हटे हैं तो खान सर कितने दिन के बाद आए हैं? 5-6 दिन के बाद आए। तो बहाना बना रहे थे कि दिलीप कुमार के चलते हम नहीं जा रहे हैं, ताकि वो आना नहीं चाहते थे। अगर इतना ही खान सर को या किसी को इतना था कि भाई वो आएंगे तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो खान सर को आने की जरूरत कहाँ थी? खान सर तो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से मिलते हैं, अशोक चौधरी जी से मिलते हैं, ये विजय चौधरी जी से मिलते हैं, तो चेयरमैन से भी मिलते हैं, चेयरमैन से अकेले में मिलते हैं। तो जाके डायरेक्ट मिल लेंगे या फोन से बात कर लेंगे, एग्जाम कैंसिल करा देंगे। तो उनको आंदोलन करने की कहाँ जरूरत थी? आंदोलन में आने की। तो किस तरह बेवकूफ बनाया गया और गुमराह किया गया स्टूडेंट्स को इन कोचिंग शिक्षकों के द्वारा, ये सब देख रहे हैं। सब अपना राजनीतिक रोटी सेकने लगे। कोई कोचिंग का प्रचार, कोई यूट्यूब पे अपना सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग कर रहा है, तो कोई अपना टिकट के जुगाड़ में लगा हुआ है। तो जाओ भाई, ऐसी परिस्थिति में हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सिद्धांत के साथ तो ये जो हो गया, अभी भी अभ्यर्थी कोर्ट में दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, आपको लगता है कि अब इसमें कुछ हो पाएगा? देखिए, सच्चाई यही है कि अब कोर्ट से जो होना होगा वही होगा। अगर ये 5-10 लोग 2 साल तक भी बैठे रह जाएंगे तो सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, अब नहीं। जब 3-4 बार लाठीचार्ज हो गया, इतने संख्या में सड़क पे उतर गया, रिजल्ट आ चुका है और सरकार नहीं सुनी। रिजल्ट से पहले भी आंदोलन हुआ, रिजल्ट के बाद भी हुआ है, तो सरकार नहीं सुनी, राजनीतिकरण कर दिया गया इस आंदोलन का। तो अब 5 लोग 10 लोग अगर 2 साल भी बैठे रहेंगे तो नहीं कुछ होने वाला है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स गुमराह ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ाई करने वाले होते हैं। अगर हम झूठो बोल दे कि हाँ एकदम कैंसिल करवा देंगे तो फिर स्टूडेंट्स गुमराह होंगे। जैसे कि कुछ लोग करते हैं, बीएसएससी जेल 3 के समय भी कुछ लोगों ने लाखों स्टूडेंट्स को गुमराह किया कि एग्जाम कैंसिल करवा देंगे, आंदोलन कर रहे हैं तो कोर्ट में जा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कर करके स्टूडेंट्स को गुमराह किया। अब कोर्ट से जो होना होगा, कोर्ट के बारे में तो मैं नहीं ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तारीख पे तारीख जो मिल रहा है, तो भाई ये स्टूडेंट के साथ अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। कोर्ट में लोग न्याय के लिए जा रहे हैं और वहां तारीख पे तारीख में, यहाँ राजनीतिक मामले में 2 बजे 12 बजे रात में कोर्ट खुल जाता है, और स्टूडेंट्स का मुद्दा है, नौकरी का सवाल है, भविष्य का सवाल है, तो आप तारीख पे तारीख जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा दिशा निर्देश या आदेश देना चाहिए कि स्टूडेंट से जुड़ा जो मुद्दा हो तो उसकी सुनवाई तुरंत हो, एक समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, कितने दिनों में फैसला आ जाना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा मामला देखिए, दरोगा का है, सिपाही का है, 2-2 साल से चल रहा है मामला, कुछ नहीं हुआ अभी। बहुत अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि दिलीप जी से भी भरोसा उठ गया, वो भी हाथ झाड़ के चले गए, बीच से अचानक उठ के चल गए, अब नहीं रहा वो भरोसा कि अब उन पे फिर से हम भरोसा करें। नहीं, तो हम पे भरोसा नहीं करना, हम कहाँ पढ़ रहे कि हम पे भरोसा कीजिए। ना हमको कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना है, ना राजनीतिक दल से टिकट लेना है, ना हमको राजनीति करना है, ना कि चंदा वसूली करना है, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। दिलीप जी को राजनीति करना है कि नहीं करना है? मेरा कहना है छात्र आंदोलन रहना चाहिए। किसी भी तरह छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण ना हो और ना ही छात्र आंदोलन में राजनीति हो। अगर हमें राजनीति करनी होती छात्र आंदोलन में तो हम भी कर सकते थे। सब नेता के साथ बगल में बैठ के फोटो खिंचाते, वीडियो चलता है सब चैनल पे। यहाँ जैसे कि कुछ शिक्षकों ने किया अपना प्रचार कराने के लिए, अपना जो कोचिंग शिक्षक बीपीएससी का कोचिंग नहीं चलाते हैं वो बीपीएससी के आंदोलन में, इससे पहले कभी किसी आंदोलन में नहीं थे, अभी आके दिखा रहे हैं कि हम स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं। कोई यूपी के है, कोई कहीं के है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसमें चल रहा है। कहीं कहीं दिलीप कुमार को भी ऐसा तो नहीं लगा कि इनका चेहरा जो है वो पीछे चला गया, दूसरे चेहरे आगे आ गए? उस समय तक तो मेरा ही चेहरा था। आप जो चेहरे की बात कीजिएगा तो जब तक मैं आंदोलन में, तब मेरा ही चेहरा था। स्टूडेंट्स भी मेरे ही नाम पे आंदोलन में आए हैं। यहाँ तक कि 30 जनवरी को और 29 दिसंबर को जो स्टूडेंट सड़क पे होते उस दिन भी मेरे नाम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे।
वो जहां जहां लोग जा रहे हैं वहां पूछ रहे हैं कि दिलीप जी आ रहे थे, हाँ आ रहे हैं, तो मेरे नाम पे ही आई। और जहां तक आपका सवाल था कि कोई दूसरा चेहरा, तो दूसरा चेहरा अगर ऐसा रहता तो हम आंदोलन से हटते ही नहीं ना। अगर हमको लगता कि मेरा ही चेहरा रहे तो हम आंदोलन से हटते ही नहीं। हम जब तक थे तो मेरा ही चेहरा था कि दिलीप कुमार के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। तो अभ्यर्थियों का समय बर्बाद हुआ, अभ्यर्थियों की ऊर्जा बर्बाद हुई, अभ्यर्थियों की पढ़ाई बर्बाद हुई, लेकिन अभ्यर्थियों का हाथ खाली रह गया। यही आपने जो कहा ना, यही सोच के मैं आंदोलन से हटा था, क्योंकि मुझे अनुभव है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी आएंगे, नेता आएंगे और ये ऐसे शिक्षक आएंगे जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग पे के आरोप लग रहा है, वैसे लोग आएंगे तो आंदोलन दिग्भ्रमित हो जाएगा, सरकार बात नहीं सुनेगी। मेरा अनुभव है 10 साल का आंदोलन का, और इसीलिए मैं स्टूडेंट को गुमराह नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं साइड हो गया कि चलो भाई, अब दबाव ये लोग इस तरह से माहौल बना रहे थे बहुत, उसमें एक तो कोचिंग शिक्षक झूठ बोल के कि कल नोटिस आ रहा है, परसों नोटिस आ रहा है, हमको चेयरमैन से बात हुआ है, हमको फलना से बात हुआ है, नोटिस आ रहा है, एग्जाम कैंसिल हो रहा है, स्टूडेंट को गुमराह। अच्छा, अब चेयरमैन की भी बात कर लेते हैं। अब भ्रष्टाचार के आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। आपको लगता है कि बीपीएससी जो चेयरमैन बनाए गए बिहार सरकार के द्वारा, इनके जगह पे कोई और बेहतरीन काम कर सकता था? बिल्कुल, ये तो चेयरमैन के लायक ही नहीं है, चेयरमैन के लायक ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बीपीएससी के चेयरमैन बनने के लायक है, कोई गुण ही नहीं है इनमें कोई गुण नहीं है ऐसा कि संवैधानिक पद पे बने रहे। आप उनकी भाषा देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका कार्यशैली देखिए, एकदम लगता है एक कर्मचारी की तरह लगता है। कर्मचारी जो होते हैं उनका भी इनसे ज्यादा अच्छा रहता है। और ये तो एकदम इस तरह से बिहेव कर, प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों के साथ मीटिंग करके ये मतलब क्या लॉबी तैयार कर रहे हैं और की कर चुके हैं। क्या हुआ उस नोटिस का? जो पटना के 2 टीचर को भेजा गया जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया, उनको नोटिस भेजा गया था। ये जो बीपीएससी पे वो लोग आरोप लगा रहे थे पेपर लीक सब का, उसको लेकर तो ये तो दिखावा था। ये तो मैच फिक्सिंग वाली बात थी कि जो बाहर जो बात आ गई कि इन लोगों का बीपीएससी के चेयरमैन से साठ गांठ था, चलो विरोध करो, गाली गलौज करो, ताकि लोग के नजर में आ जाए कि अरे ये तो विरोध कर रहे हैं, ये कैसे मिले हो सकते हैं। और बीपीएससी ने नोटिस जारी किया दिखाने के लिए कि चलो दिखा देते हैं। बस ये मैच फिक्सिंग वाली बात है। और उस नोटिस का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोर्ट में अगर केस भी चलेगा तो क्या होगा? मान लीजिए हम आप पे केस कर देते हैं कोई चीज को लेके, और हम अपने वकील को बोल देंगे कि बस केस लड़ना है, केस जीतना नहीं है, इनको सजा नहीं होनी चाहिए, बस 6 महीना केस चले, साल भर, तो इतने आराम से कोर्ट में ये सब चीज चलता है ना, जनता को दिखाने के लिए कि हम इन पे केस किए लड़ रहे हैं। ये सब मैच फिक्सिंग वाली बातें चल रही है। और सरकार तो तानाशाही है, निरंकुश है। तो हर एग्जाम का पेपर लीक होता है, पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है, लगातार होते भी आ रहा है, रुक नहीं, आगे भी होगा, आगे भी पेपर लीक होगा। मैं यही कह रहा हूँ, और यही चीज स्टूडेंट को समझना होगा कि री एग्जाम होना समस्या का समाधान नहीं है। री एग्जाम होना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ री एग्जाम समस्या का समाधान नहीं है। जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफिया जो पेपर लीक में संलिप्त है, जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं जो संलिप्त है, जो अधिकारी है, नेता है, मंत्री है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो फिर री एग्जाम होगा, फिर उसमें सेटिंग कर लेगा। और इसीलिए खान सर पे मुझे आपत्ति थी, क्योंकि खान सर पे यही स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे थे। दिलीप कुमार की बात छोड़ दीजिए, दिलीप कुमार क्या कर रहा था नहीं कर रहा था, लेकिन आंदोलन में जो अभ्यर्थी मौजूद है वही आरोप लगा रहे थे, और उसी आंदोलन में खान सर को बुलाने की बात हो रही है। तो आप बताइए मैं कैसे उसमें रहूं? ये कोई भी अगर ईमानदारी से, सच्चाई से सोचिए तो क्या वहां पे रहना उचित है ईमानदार लोगों को? आप पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आप जिस व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं उसी को आंदोलन में बुला रहे हैं, तो किस तरह का आंदोलन? तो यहाँ तो जो कोचिंग शिक्षक थे वो अपना चेहरा चमकाना चाह रहे थे, कुछ को, ताकि खान सर को बुला लेंगे तो हमको मीडिया में जगह मिल जाएगा, हमको कोचिंग में खान सर पढ़ाने के लिए रख लेंगे। और उसके बाद देखिए हुआ भी है, खान सर को गाली दे रहे थे पहले, उसके बाद खान सर की तारीफ कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर को पहले गाली देते हैं, फिर प्रशांत किशोर के साथ जाके बैठ जाते हैं। आप खान सर पे बड़े गंभीर आरोप लगा देते हैं, लेकिन सबूत आपके पास है? अरे भाई, सबूत, हम तो सीबीआई नहीं है, नहीं आर्थिक अपराध इकाई में है, हम सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं। अच्छा, हम ये कहां बोल रहे हैं कि किसी को अरेस्ट करके जेल भेज दीजिए, हमने कभी नहीं कहा। हमने क्या क्या, अभ्यर्थियों ने खुद आरोप लगाया है खान सर पर कि उनके कोचिंग सेंटर से इतना क्वेश्चन मिल रहा है, जिन्होंने एग्जाम दिया वो आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरह की घटना बीपीएससी टीआरई 3 के समय हुई, उसके बाद खान सर पे आरोप लग रहे थे कि भाई कोई संलिप्तता तो नहीं है, जांच होनी चाहिए, है कि नहीं है मैं कैसे कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता ये बात, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। 3 कोचिंग शिक्षक का नाम आया कि पेपर लीक में संलिप्त है, तो कोचिंग शिक्षक कौन है? 3 पटना का भाई, तो ये उजागर होना चाहिए ना, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो वही मांग कर रहा हूं कि जो भी कोचिंग शिक्षक हो, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन हाँ कुछ लोगों पे मुझे संदेह है, और वो संदेह क्यों है? क्योंकि जो स्टूडेंट सेटिंग करा रहा है कोई,
TRE 3 के समय गायब है रूम से। उसका रूममेट बोल रहा है कि ये फलना टीचर के संपर्क में था, अच्छा, ये फलना टीचर का स्टाफ उनको वहां ले गया। तो फिर मेरे पास बहुत सारी सूचना आई, तो हम तो जिस पे संदेह हो रहा है हम उसको कैसे अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो शामिल है या नहीं। दिलीप, अब अभ्यर्थियों के मुद्दे पे लड़ाई लड़ते रहेंगे, या अब जिस तरीके का आंदोलन हुआ, जिस तरीके से घालमेल हुआ, अब आपका भी मन फट गया है? नहीं, हम तो लड़ेंगे। हम तो बहुत कुछ त्याग करके लड़ रहे हैं। लोगों को अभी लग रहा होगा बहुत मेरे बारे में पता नहीं होगा, हम बहुत कुछ अपना निजी जो है वो त्याग करके लड़ रहे हैं, कुर्बानी देकर लड़ रहे हैं। लोग जिस नौकरी के लिए अभी कितना बार लाठी खाए हैं सड़क पर, सर तक फूट गया, हम वैसी नौकरी छोड़कर लड़ रहे हैं, सरकारी नौकरी छोड़कर लड़ रहे हैं। तो हम किसी के लालच में नहीं आ सकते, कोई हमको खरीद नहीं सकता है। और ना ही मैं, चाहे 5,000 या 10,000 लोग या 10 लाख लोग मेरा विरोध करे ना, तो भी मैं गलत काम नहीं करूंगा। मुझे उस चीज की परवाह है ही नहीं, व्यूज का। अच्छा, व्यूज का मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कितना मेरा वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा, उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मैं सही काम करूं, सच्चाई ईमानदारी से काम करूं, अच्छा, गलत का विरोध करूं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी की चर्चा तो हमने की। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय लगभग 1.5 साल होने जा रहा है बहाली को। परीक्षा को लेकर अब तक कोई भी सूचना बीएसएससी की तरफ से नहीं आई। लगभग 13,000 की बहाली है, लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। कब तक पढ़ाई करते हैं? मैंने यही बात अभी कहा कि पेपर लीक आगे भी होगा, अगर ये बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को जेल नहीं भेजा गया तो। और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में वही खेल चल रहा है, सेटिंग का खेल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ये 1.5 साल से अमरिंदर कुमार बीपीएससी के चेयरमैन थे, हम लोगों ने आंदोलन कर करके उनको हटवाया। फिर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद क्यों बीएसएससी का मेंबर उनको बना दिया गया? अच्छा। जब ये वैकेंसी आई है उसके बाद उसको बीएसएससी का मेंबर बनाया गया। अब आप सोचिए किस तरह का खेल चला। बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा रहा है, एक सोहेल जी को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष प्रभार के रूप में दिया गया। फिर उनको हटा के फिर अभी बनाया गया आलोक जी को, प्रभार में ही दिया गया उनको भी। अभी भी उनको अस्थायी तो नहीं बनाया गया है ना, अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया जा रहा है अस्थायी अध्यक्ष? अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी बहाली होनी है 13,000 के लगभग, और आप अस्थायी अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर रहे हैं बीएसएससी का, और अमरिंदर कुमार जैसे लोग को बीएसएससी का मेंबर बना दिए हैं। तो ये री एग्जाम 17वीं का जो है, मैं बार बार कह रहा हूं कि री एग्जाम होना चाहिए, पूरी परीक्षा रद्द हो, लेकिन साथ में वो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया भी जेल भेजा जाए उनको, जो इस पेपर लीक धांधली सेटिंग में सर। तो आगे भी पेपर लीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बीएसएससी तो द्वितीय इंटर स्तरीय का क्या होगा? क्योंकि फिर तो चुनाव भी है इसी साल, तो अगर चुनावी फेरा में फंस गए तो अभ्यर्थियों का तो लंबा समय निकल जाएगा। अब 1.5 साल तो बीत चुका है। अब बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के जितने अभ्यर्थी है उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग एकजुट होइए। आप एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रथम इंटर स्तरीय आप लोग याद कीजिए 8 साल लगा था उसमें, और वो भी जब हम 4 साल के बाद हम उसमें एंट्री किए, आंदोलन करना शुरू किए, तब जाके चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया शुरू हुई या प्रक्रिया पूरी हुई, नहीं तो वो बहाली ही रद्द हो जाती। तो इसलिए आप लोग द्वितीय इंटर स्तरीय के अभ्यर्थी भी एकजुट होइए, ताकि एकजुट होकर हम लोग को आंदोलन करें और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का डेट घोषित करवाएं। अध्यक्ष से बातचीत इस पर करने की कोशिश की जाती है, तो कहते हैं कि बात हो रही है, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कोई मतलब कि एक ये 1.5 साल से यही चीज हो रहा है। 1.5 साल से यही कहा जा रहा है। और कुछ यूट्यूबर जो है वो लोग चला देते हैं कि फलना महीना में परीक्षा होगी, फलना महीना में परीक्षा होगी, या 1.5 साल से यही चल रहा है। तो ये ऐसे लोगों से भी बचना होगा, जो भी यूट्यूब पे आके कोई भी, चाहे टीचर हो या कोई यूट्यूबर हो, इस तरह की बात बोलते हैं। एक बार डेट फेल हुआ, 2 बार हुआ, ये 1.5 साल से डेट पे डेट फेल हो रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए। जो भी यूट्यूबर, जो भी शिक्षक इस तरह की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ व्यूज के लिए कुछ से कुछ बता देते हैं, स्टूडेंट गुमराह हो रहे हैं। और 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर, कुछ शिक्षक अपने बोल देंगे कि 2 महीना बाद कर दे देंगे कि फलना महीना से रिजल्ट होगा, ये एग्जाम होगा। अभी कुछ यूट्यूबर चला देंगे मार्च में एग्जाम होगा, कुछ चला देंगे अप्रैल में एग्जाम होगी। ये कोई तरीका नहीं हुआ। पिछले साल भी चलाया गया था दिसंबर महीने में कि मार्च में एग्जाम होगा। परीक्षा जब इतना डिले होता है तो एक अभ्यर्थी के लिए कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। बाहर रह के कोई तैयारी कर रहे हैं, लॉज में, हॉस्टल में रहकर, पैसा खर्च होता है रहने में, खाने में और चीज में, और उनको तैयारी करते रहना पड़ता है, और घर से दूर रहते हैं। लॉज में, हॉस्टल में रहने वाले की स्थिति इतनी खराब हो जाती है ना, महीना जब अंत होता है, 10 दिन 12 दिन बचा रहता तो पैसा नहीं रहता है, किसी तरह वो गुजारते हैं, दिक्कत होती है। और ऊपर से पेपर लीक, धांधली से समझिए क्या हाल होता होगा। तो इसलिए अब तो सरकार से भी आग्रह करते हैं और बीएसएससी से कि जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि। इसके लिए भी आंदोलन तो नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। अब लग रहा है
अगर नहीं अब किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे ही। अगर जल्द से जल्द ये परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करते तब आंदोलन करना पड़ेगा। अच्छा, बिहार में आजकल चुनाव है इस वर्ष, तो एक और बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, वो है डोमिसाइल का मुद्दा। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, तो डोमिसाइल की बड़ा चर्चा हुई थी, लेकिन अचानक से लिया कर फिर उसे हटा दिया गया टीआरई से। तो डोमिसाइल कितना जरूरी है? देखिए, डोमिसाइल जरूरी है, बिहारी युवाओं के हक और अधिकार की रक्षा के लिए ये जरूरी है डोमिसाइल। क्योंकि अब देखिए, बिहार से बाहर ऐसा कर दिया गया है, परीक्षा प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली को बना दिया है कई राज्यों में, जिससे कि बिहारी स्टूडेंट का वहां सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर कहीं होता भी है तो बहुत कम होता है, और जहां इंटरव्यू की बात है वहां तो होने ही नहीं दिया जाता है सिलेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि भाई मेंस में अच्छा नंबर आया, इंटरव्यू में इतना कम नंबर दिया कि उनका सिलेक्शन वहां नहीं हो पाया। और वहां आप देखिएगा सिलेबस भी उस तरह का बनाया गया है कि उस राज्य के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, बहुत कम, बहुत एग्जाम में तो पूछा ही नहीं जाता है, और जहां पूछा भी जाता है वहां बहुत कम। तो इसलिए डोमिसाइल लागू हो, 90% डोमिसाइल लागू हो। और 90% डोमिसाइल लागू करने का जो मैं मांग कर रहा हूं वो इस तरह का है कि 90% सीट बिहारियों के लिए रिजर्व हो, यानी 90% सीट पर सिर्फ बिहारी की नौकरी लगे, और बाकी जो 10% बचता है उसमें बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं मेरिट के आधार पे, और बिहार के लोग भी उसमें जा सकते हैं। माने वो जनरल कैटेगरी रहेगा, उसमें बिहार के भी लोग, किसी कैटेगरी के लोग जा सकते हैं, और बिहार से बाहर के लोग भी रहेंगे, और 90% में सिर्फ और सिर्फ बिहार के। अच्छा, इस टीआरई के जो रिजल्ट आए हैं उसमें कई स्कूलों में ये देखने को मिला है कि दूसरे राज्यों के जो शिक्षक हैं वो दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर बहाल हो गए हैं। बिल्कुल, दूसरे राज्यों के भी हुए हैं, और बिहार के भी कई लोग ऐसे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट भी लगा के बाहर। तो पहला सवाल का जवाब दीजिएगा, दिव्यांग आरक्षण की बात। दिव्यांग आरक्षण क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मिल सकता है? अब मिलना तो नहीं चाहिए ना, लेकिन बिहार है ना, यहाँ बिहार है, यहाँ की नेताओं को स्टूडेंट से मतलब कहाँ है। महिला आरक्षण जो 35% मिलता है उसमें बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण मिलता है। अच्छा, दिव्यांग आरक्षण में बिहार से बाहर के लोगों को आरक्षण मिल रहा है। ये टीचर बहाली की बात और है। बिहार के लोगों को बाहर नहीं मिलता है। बिहार के बाहर के लोगों को आरक्षण तो मिलता नहीं है, प्लस ऐसे भी जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्शन नहीं होने दिया जाता है साजिश के तहत। और यहाँ हम लोग आरक्षण दे रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे नेता आरक्षण दे रहे हैं, दिव्यांग आरक्षण और महिला आरक्षण। इसलिए बिहार के युवाओं को अब एकजुट होना पड़ेगा डोमिसाइल और जितना भी मुद्दा उन सब को लेकर, कि बिहार से बाहर के लोगों को जो आरक्षण मिलता है ये बहुत ही गलत है और गंभीर मुद्दा है। बिहार का कोई नेता इस पे नहीं बोलेंगे। अब सोचे क्या मतलब राजनीति चल रही है, बिहार के युवाओं की हकमारी हो रही है। मतलब बिहार के स्टूडेंट्स मजदूरी करने के लिए बाहर जाए और बिहार से बाहर के लोग यहाँ आरक्षण लेकर नौकरी करें, हद है। बिहार के नेताओं की जो चल रही है ना, यह हद है। तो बिहार के नेताओं की, बिहार में तो नीतीश सरकार है, मैंने नेताओं चल रही है, नीतीश सरकार है, लेकिन सरकार में तो सभी पार्टी शामिल हो जाती है। जो होता है वो तो सब कुछ उन्हीं के आदेश से होता है। आदेश से होता है, तो जो अगर गलत हो रहा है तो विरोध करे पार्टी, नहीं तो सरकार से हट जाए सरकार से, तो हम लोग भी समर्थन करेंगे भाई। अगर स्टूडेंट्स के मुद्दा पे कोई पार्टी खड़ी हो तो हम लोग समर्थन करेंगे, खुल के समर्थन करेंगे। लेकिन यहाँ तो सब सत्ता का लालची है, कुर्सी का लालची है। आज जो विपक्ष में है वो भी कल सत्ता में थे, आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ हो जाए। तो ये इस तरह से तो खेल चल रहा है और बिहार के युवाओं की हकमारी हो रही है। इसलिए बिहार के युवाओं को पेपर लीक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ और डोमिसाइल लागू करवाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद थे और तमाम बिंदुओं पर हमने इनसे चर्चा की, चाहे वो री एग्जाम आंदोलन का मुद्दा हो या फिर बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का या फिर डोमिसाइल का। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।